इस सीरीज का नाम है आई विल टेक द डची फ्रॉम टुडे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन जहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रही होती है और बाकी बहुत सारे लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठकर बियर पी रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम है हिल्डे और ये यहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह काम करती है और हमें दिखाया जाता है कि इसने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बहुत बड़े बड़े कपड़े। अब जैसी वो एक कस्टमर को सर्व करने जाती है उतने में वो कस्टमर उससे बोलता है कि हे हिल्डे, ये जो तुमने कपड़े पहने हैं आज ये बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहे कपड़े, तुम जैसे कपड़े पहले पहनती थी इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मतलब वो आदमी प्रोटैगनिस्ट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद जो हमारी प्रोटैगनिस्ट होती है वो उससे बोलती है कि चुपचाप से वहां पे बैठे रहो। अब उसके बाद हमें उस लड़की का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पे वो लड़की हमें बताती है कि ये जो आदमी है ये हमारे लॉर्ड का बेटा है, यानी कि जो यहाँ के किंग है उनका बेटा है ये। और लगभग 1 साल हो गया जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी और मेरी मॉम की डेथ के बाद ये हमेशा मेरे को ऐसी हरास करता है और मेरे साथ ऐसी फ्लर्ट करने की कोशिश करते रहता है। अब उसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट उस आदमी के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन वो जो आदमी होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम बिजी क्यों हो, यहाँ पे तो कोई कस्टमर मुझे दिख ही नहीं रहा। अब उसके बाद हमें दोबारा हिंडे की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जहाँ पे हिंडे बताती है कि जब से मेरे पीछे लगा है उस दिन से मैं जहाँ भी काम करती हूँ वहां वहां मेरे पीछे पहुंच जाता है और हमेशा मेरे को प्रपोज करने में ही लगा रहता है। मेरे अगल बगल जितने भी लोग होते हैं ये उन सभी को ऐसा बताता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मतलब मेरी पूरी तरीके से इंसल्ट कर देता है। वो लोग भी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हाँ इनको देख के तो लगता है कि जैसे ये दोनों सच में रिलेशनशिप में होंगे। फिर उसके बाद हमें दोबारा हिंडे का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि वो मुझे जानबूझ के ऐसे इंटेंशनली टच करता है और फिर उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, उसने मेरे को खाली गलती से टच किया। मैंने उसको कितनी बार मना कर दिया है लेकिन वो आज तक कभी भी नहीं सुधरा और हमेशा मेरे को परेशान करने के बहाने ढूंढते रहता है। और इसका सिर्फ एक रीजन है क्योंकि वो एक नोबल है, लेकिन आखिर ये नोबल भी है तो क्या हुआ, ये पूरा 32 साल का है और इवन ये मुझसे 12 साल बड़ा है। इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ खास नहीं है और ये पूरी तरीके से इरिटेटिंग बंदा है और इवन ये रेडी है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन आखिर मैं इससे कैसे शादी कर लूं। और जो एक चीज और मैंने इसके बारे में नोटिस करी वो ये है कि इसके सर में अब बाल भी झड़ने लग गए हैं। आखिर 32 साल के टकलू से मैं शादी करूंगी। इसका बस एक सॉल्यूशन है जो कि है कि इसको इग्नोर मारना। मैं इसको पूरी तरीके से इग्नोर मारूंगी। और फिर वो लड़की वहां से जाने लग जाती है, तभी पीछे से वो बंदा बोलता है कि हे रुको, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और फिर उसके बाद वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा वेट करते रहूंगा। वो लड़की उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या किसी ने तुमसे कहा है वेट करने के लिए, अपने काम से काम रखो और मेरे को जाने दो। वो लड़की अपने मन ही मन में बोलती है कि अगर ये बंदा किंग का बच्चा नहीं होता तो मैं अभी तक इसे जिंदा नहीं छोड़ती और इसको तगड़ा तरीके से मार चुकी होती और इवन मैं उसके सर पे कांच की बोतल फोड़ देती और उसका सर पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और फिर उसके बाद वो लड़की उससे बोलती है कि हे मुझे जाने दो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करते रहे तो तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, सोच लेना। वो आदमी उससे बोलता है कि इसका क्या मतलब कि तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। वो लड़की उससे बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो और मेरे को जाने दो। अब उसके बाद वो लड़की अपने मन ही मन में बोलती है कि अब मैंने फाइनली मन बना लिया है कि मैं एक करके रहूंगी, इसके साथ डील करना वैसे भी बहुत ज्यादा एनोइंग हो रहा है, अब मैं इसको और ज्यादा लाइटली नहीं लूंगी और इसको मजा चखाऊंगी। और उतने में वो लड़की एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा करती है जो कि आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। वो उसको एक बहुत तगड़ी वाली लात मारती है और लात भी कहाँ पे मारती है, उसके मेन पॉइंट पर। भाई साहब उस बंदे की तो पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, उसका रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है कि उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अब उसके बाद वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वहां पे मतलब एकदम दर्द से चिल्लाने लग जाता है। अब उसके बाद पीछे से कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वाओ ये कितना ज्यादा फास्ट, कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा एक्यूरेट अटैक था। और मतलब एकदम से पूरे क्लब का माहौल चेंज हो गया और सभी लोग उस नोबल की तरफ को देखने लग गए। फिर उसके बाद उस लड़की को भी थोड़ा रियलाइज होता है कि उसने इसके कुछ ज्यादा ही गलत जगह मार दी और वो बोलती है कि ओ नो, मेरे को ये याद रखना चाहिए कि अभी भी ये हमारे किंग का बच्चा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिससे किंग की फ्यूचर जनरेशन पर इसका असर पड़े। वो आदमी अभी भी मतलब दर्द से करहा रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अब ये सब करके तुम बच जाओगे, तुम्हें आखिर लगता क्या है, तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पे पीपल को देख रहे हो। और वो लड़की अपने मन ही मन में बोलती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं राजा के हाथों मरने वाली हूँ। और अब उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महल के जेल में जो लड़की होती है हिंडे, उसको बंद कर दिया होता है। वो जेल के पीछे खड़े होके बोल रही होती है कि द हेल, आखिर उन्होंने तुमको क्यों नहीं सजा दी, गलती तो तुम्हारी है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वो लड़की
बोलती है कि मैं अभी बहुत ज्यादा ट्रेवल में हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे मैं अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ बोल सकूं और मेरे को मौत की सजा ना दी जाए। फिर वो लड़की जेल में बैठकर सोचने लग जाती है कि ये लोग आखिर मेरे को मौत की सजा देंगे तो मेरे को कैसे मारेंगे, क्या ये लोग मेरी जीभ काटेंगे या फिर सीधे मेरे सर को धड़ से अलग कर देंगे। अब तभी वहां पर सैनिक आते हैं और वो बोलते हैं कि हे हिल्डे रुट खड़े हो जाओ। और अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिल्डे को यहाँ पे राज दरबार में ले आए होते हैं जहाँ पे राजा वगैरह लोग सब बैठे होते हैं और हिल्डे देखती है कि यहाँ पे वो राजा का बेटा भी बैठा है। हिल्डे बोलती है कि आखिर ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो अभी आराम करना चाहिए, क्या ये यहाँ पे मेरे को ऐसे मरता हुआ देखना चाहता है। अब उसके बाद हिल्डे राजा के बगल में एक आदमी को देखती है और उसको देखते हुए हिल्डे बोलती है कि ये बंदा ये तो बहुत ज्यादा लंबा है और इसके शोल्डर्स भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं, ये दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मतलब पूरी तरीके से जेड वाइट कॉम्प्लेक्शन है इसका, इसके काले बाल और इसकी काली आंखें इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती हैं। वाह कितना ज्यादा सुंदर है ये, आखिर ये है कौन। और फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मरने से पहले मैंने किसी सुंदर आदमी को तो देखा, यही मेरे लिए मोक्ष के बराबर है। वो बोलती है कि मेरी मॉम की वजह से मेरे को ऐसे ही ब्राउन हेयर मिले और यूनिक पर्पल आइज मिली है जिसकी वजह से मेरे को अपने बारे में लोगों से बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं पहली बार आज इतना सुंदर आदमी देख रही हूँ जो कि मेरे सामने खड़ा है और मैं अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। अब उसके बाद जो किंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि हे हिल्डे किंग, आखिर तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर रखा है। हिल्डे अपने मनी मन में बोलती है कि आखिर ये बुढ़ा मेरे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, मैं उस सुंदर आदमी को इतने अच्छे से देख रही थी। और फिर उसके बाद हिल्डे अपना सर झुकाते हुए बोलती है कि हे माय लॉर्ड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, और वैसे भी मैंने ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया है क्योंकि जो आपका सन था वो मेरे को फोर्स कर रहा था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। जो किंग का बेटा होता है वो बोलता है कि नहीं मैं इसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस गलती से मेरा हाथ इसको टच हो गया। किंग बोलता है कि सुना तुमने, मेरा बेटा कोई भी बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस गलती से उसका हाथ टच हो गया, उसने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि अगर आपके बेटे से गलती हो सकती है तो क्या मुझसे नहीं हो सकती है। हिल्डे बोलती है कि मेरी सिर्फ इतनी गलती रही कि मैंने जो आपके बेटे की बदतमीजी थी उसको रिजेक्ट किया, जो कि वो लाखों बार मेरे साथ करता है, और वैसे भी क्या आपको लगता है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ बनने की लायक हूँ। और जो किंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि हाँ वही, मैं भी आपके बेटे को यही बोलती हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे से बदतमीजी करता है, और वैसे भी आपका बेटा 32 साल का बुढ़ा हो चुका है, ना उसके पास बाल है ना उसके पास अच्छे कोई हैंडसम से लुक्स हैं। और फिर हिल्डे उस राजा के बच्चे से बोलती है कि कम ऑन तुम भी कुछ बोलो, अगर तुम्हारे पास मुंह है तो इनको बताओ तुम मेरे साथ कैसी बदतमीजी करते थे। अब उसके बाद वहाँ पे माहौल थोड़ा शांत सा हो जाता है और जो हिल्डे होती है वो अपने मनी मन में बोलती है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इनसे माफी मांगूंगी, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आखिर इनसे ऐसे बहस क्यों कर रही हूँ। अब उसके बाद वो जो हैंडसम वाला आदमी होता है जो कि किंग के बगल में होता है वो हल्की सी स्माइल देता है, उसको देखकर हिल्डे बोलती है कि आखिर ये ऐसे हंस क्यों रहा है। फिर उसके बाद वो हैंडसम वाला आदमी बोलता है कि डिफेंस को सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हिल्डे बोलती है कि क्या ये मेरी साइड ले रहा है, और वैसे भी आखिर मुझसे लेडी क्यों कह रहा है, क्या इसको मैं लेडी लगती हूँ। और फिर वो किंग से बोलता है कि मिस्टर ड्रॉस, आपको नहीं लगता कि इस लड़की ने जो भी किया वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया, तो इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, और यहाँ पे गलती है तो वो है आपके बेटे की। आपको आपके बेटे से पूछना चाहिए कि आखिर वो ऐसे औरतों को परेशान क्यों करता है, उन्हें बॉदर क्यों करते रहता है। और फिर वो लड़की भी अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि हाँ देखो मेरा हाथ भी देखो, ये अभी तक पूरा नीला पड़ा हुआ है, इसने मेरे हाथ को इतना तेज से खींचा था। फिर उसके बाद वो हैंडसम लड़का बोलता है कि सेल्फ डिफेंस, तो इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, इवन हमें उसके कोई भी सजा नहीं देनी चाहिए। एंड बस फिलहाल यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 इसका तभी आएगा जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई विल टेक द डची फ्रॉम टुडे का एपिसोड नंबर 2। अगर आप में से कोई भी बंदा इस वीडियो या इस चैनल पर नया है और आप लोगों ने इसका एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले एक बार इसका एपिसोड 1 जरूर देख लेना, आपको नीचे वाले बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने एपिसोड को स्टार्ट। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। वो जो हैंडसम वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मैं ये डिसाइड
डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मैं किंग का साथ दूं या फिर इस लड़की का। लेकिन फिर वो हैंडसम लड़का बोलता है कि यदि हम इस लड़की की बातों को अच्छे से सुने तो ये सिद्ध होता है कि इस लड़की ने जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, और सेल्फ डिफेंस में यदि उसने कुछ कर भी दिया तो उसमें उसकी गलती नहीं है। वहीं जो हिल्डे होती है वो एकदम मतलब शॉक सी हो जाती है और वो बोलती है कि ये राजा का आदमी मेरा साथ क्यों दे रहा है, और वो ऐसा भी बोलती है कि और ये क्या कह रहा है, ये लेडी, मैं इसको कहाँ से लेडी दिखती हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा जवान हूँ। मतलब भाई ये मानवा वालों को लगता है कि इन्होंने ये सब बीच में डाल के एकदम हैवी वाली कॉमेडी कर दी। खैर अब हमें आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो जो राजा होता है वो उस हैंडसम वाले बंदे से बोलता है कि हे मिस्टर स्ट्रॉस, लेकिन उतने में ही वो जो हैंडसम वाला बंदा यानी कि स्ट्रॉस होता है वो किंग की बात को काटते हुए बोलता है कि हे किंग, मुझे पता है कि आप अपने बेटे की गलतियों को नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या आप एक बार अपने बेटे की गलती के बारे में सोच सकते हैं। एक राजा होने के नाते मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने बेटे की भी गलती को देखेंगे, और वैसे भी आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर वो ऐसे औरतों को परेशान क्यों करते रहता है, क्या उसकी गलती नहीं है इस सब में। किंग बोलता है ये सब तो सही है, लेकिन अभी भी इसमें मेरे बेटे की वॉयलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन उतने में हिल्डे बोलती है कि यो मैं हूँ सबसे ज्यादा जिसने सफर किया है। फिर उसके बाद हिल्डे अपना हाथ उठाते हुए बोलती है कि ये देखो मेरा हाथ देखो, इसने मेरे हाथ को इतनी टाइट से पकड़ा था कि मेरा हाथ अभी भी एकदम नीला पड़ा है। फिर उसके बाद स्ट्रॉस भी बोलता है कि तो इन सारे गवाहों को देखकर तो यही लगता है कि हिल्डे ने जो कुछ भी किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज होती है जिसके बदले में किसी को सजा नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद जो किंग होता है वो स्ट्रॉस से बोलता है कि ये सब तो सही है, लेकिन जो मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है क्या उसका न्याय मेरे को कोई नहीं दिलाएगा। तुम्हें मेरे बेटे के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस सब में इस लड़की की गलती है। लेकिन उतने में ही जो स्ट्रॉस होता है वो फिर से उसकी बात काटते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ आपके बेटे के साथ भी गलत हुआ, लेकिन वो उसकी गलती की सजा है, और अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप उस लड़की को सजा दे तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ड्यूक एप्रिगियो से पंगा ले सकते हैं। तभी जो किंग होता है वो एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही वो लड़की है जिसको ड्यूक ढूंढ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई एविडेंस है? जो स्ट्रॉस होता है वो बोलता है कि मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मैं ये कंफर्म हूँ कि ये वही लड़की है जिसको ड्यूक ढूंढ रहे हैं, तो वो अपनी बकवास बंद करो। उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर जो हिल्डे होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और आखिर वो कौन है जो कि मुझे ढूंढ रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रॉस एकदम फॉर्मल मैनर में हिल्डे के सामने आके बैठता है और उससे बोलता है कि मैं आपको फॉर्मली ग्रीट करूंगा, मेरा नाम है रोगर स्ट्रॉस और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं आपसे मिला। मतलब भाई समझ रहे हो, यहाँ पे तो एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मतलब जिस लड़की को अभी तक ये लोग चोर समझ रहे थे वो तो मतलब आगे पता चलेगा कौन है ये लड़की। वहीं जो हिल्डे होती है वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि वाओ, इस व्यक्ति को पास से देखने में और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना ज्यादा हैंडसम है। वहीं जो स्ट्रॉस होता है वो हिल्डे से बोलता है कि अब आपको और किसी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंसेस। वहीं स्ट्रॉस को अपने इतने पास देखकर हिल्डे तो मतलब भाई कहीं और ही दुनिया में पहुंच चुकी है, और तभी उसको एकदम से रियलाइज होता है कि क्या इसने मुझसे प्रिंसेस बोला। वो बोलती है कि कौन, मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसको अभी बिलीव हो ही नहीं रहा होता है कि जो स्ट्रॉस है वो उससे प्रिंसेस बोल रहा होता है। और मतलब भाई बहुत तगड़ी बैक स्टोरी होती है इस लड़की की, जो कि आपको आगे पता चलेगी। अब इसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अब हमें दिखाई जाती है एक बैक स्टोरी। हमें पता चलता है एक लड़की के बारे में जिसका नाम होता है ल्यूसिया एप्रिगियो। हमें पता चलता है कि वो जो वुमेन होती है वो उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल माना होता है और एक नोबल लाइनेज की होती है, मतलब कोई नोबल फैमिली से, किंग वगैरह की फैमिली से। उसकी स्किल टॉप 5 में से एक होती है और उसकी फैमिली होती है एम्पायर ड्यूकल की फैमिली, और वो मतलब बहुत ज्यादा जानी मानी फैमिली होती है वहाँ की। लेकिन हमें पता चलता है कि वो जो औरत होती है उसको अपने एम्पायर से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब अपनी फैमिली से उसको मतलब होता है तो सिर्फ अपनी ब्यूटी से और अपने हस्बैंड से। फिर उसके बाद हमें उनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वुमेन अपने फादर के साथ बैठी होती है, यानी कि जो उस एम्पायर का किंग होता है। उसका फादर उससे बोल रहा होता है कि ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने एम्पायर को
और ज्यादा बिल्डअप करने की। क्या तुमने सोचा है कभी अपने रूमर्स के बारे में जो कि आजकल बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं हाई सोसाइटी में? वो वुमेन बोलती है कि मुझे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, आखिर मैं उनके बारे में सोचूं ही क्यों। और यहाँ पे मतलब जो इनकी बात चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि ये जो वुमेन होती है इसको एक नोबल फैमिली से शादी का ऑफर आया होता है एक प्रिंस के साथ, लेकिन इसने उसको मना कर दिया होता है क्योंकि ये जो लड़की होती है उसको उस लड़के की ब्यूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। मैंने आपको बताया था ना कि लड़की को ब्यूटी बहुत ज्यादा पसंद है। उसका फादर उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे अच्छे ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता है उस एम्पायर से हमें कितना ज्यादा फायदा होगा, और वैसे भी जब तुम शादी कर लोगी तो तुम वहाँ की एम्प्रेस बन जाओगी, यानी तुम्हारा ही वहाँ पूरा राज चलेगा, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें भी इससे कितना ज्यादा फायदा होगा। वो वुमेन बोलती है कि अगर आपको ये पोजीशन इतनी ज्यादा पसंद है तो आप शादी कर लो ना मेरी जगह, मुझको ऐसे फोर्स मत करो, मैं नहीं करना चाहती चोमू के साथ शादी। फिर इसके बाद हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनाई जाती है जहाँ पे नरेटर बोल रहा होता है कि इसकी फैमिली वालों ने उसकी चॉइस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी और जो ड्यूक फैमिली थी उसने अपनी बेटी को उसके हाथों में दे दिया, मतलब उस प्रिंस के साथ उसकी शादी करवा दी, मतलब करवाई नहीं अभी शादी, मतलब रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ल्यूसिया घर से भाग गई क्योंकि वो यही शादी नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूसिया घर से अकेले नहीं भागी बल्कि वो एक गार्डनर से प्यार करती थी और वो उस गार्डनर के साथ भागी। हमारा नरेटर बताता है कि वो गार्डनर भले ही कोई अच्छे खानदान से नहीं होगा लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था जिसकी वजह से प्रिंसेस ल्यूसिया ने उसको पसंद किया। और अब हमें पता चलता है कि ये जो स्टोरी नरेट हो रही होती है ये स्टोरी नरेट कर रहा होता है हमारा वो हैंडसम वाला व्यक्ति यानी कि स्ट्रॉस। फिर उसके बाद हिल्डे उससे बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुम ऐसा कहना चाहते हो कि वो जो औरत भागी थी वो मेरी मॉम थी और वो जो गार्डनर उसके साथ था वो मेरा डैड था। वो उसको हाँ में जवाब देता है। वो उसको ऐसा भी बताता है कि वो जो गार्डनर यानी तुम्हारा डैड था उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं थी, वो बस दिखने का ही अच्छा था, उसके अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसका मेंटल स्टेट सही था और साथ ही साथ फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा वीक था जिसकी वजह से उसका टाइम पूरे होने से पहले ही उसने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और वो मर गया। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि लेकिन मेरी मॉम ने तो मेरे को ये बताया था कि जो उनका हस्बैंड है वो दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड था। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि खैर छोड़ो ये सब अभी यहाँ पे बात करना जरूरी नहीं है, अभी मुद्दे की बात ये है कि तुम ऐसा कहना चाहते हो कि मैं ड्यूक एप्रिगियो की ओनली ग्रैंड डॉटर हूँ। रॉस बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर जो हिल्डे होती है मतलब एकदम अजीब सा रिएक्शन, मतलब खुश वाला रिएक्शन देती है, बोलती है कि वाओ क्रेजी, मैं एक्चुअल में एक नोबल हूँ, मुझे हमेशा से ही लगता था कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ तो मैं जरूर कोई ना कोई नोबल होंगी और मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था, मैं बचपन से इतनी सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर नोबल फैमिली का ब्लड है। फिर उसके बाद स्ट्रॉस उससे बोलता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो? हिल्डे बोलती है हाँ क्योंकि तुम्हारी बात मेरे को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मतलब रिलेटेबल है वो। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि चलो जो भी है विस्काउंट लोगन, लेकिन उतने में स्ट्रॉस बोलता है कि मेरा नाम विस्काउंट लोगन नहीं बल्कि लोगन स्ट्रॉस है। लेकिन जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं मैं तुमसे विस्काउंट स्ट्रॉस कहूंगी। और फिर उसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि कल मेरी जान तुम्हारी वजह से बची, अगर तुम उस समय पे ये सब कुछ नहीं करते तो मैं शायद मर जाती। फिर उसके बाद जो लोगन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी बहुत समय से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। वो बोलती है कि क्या बहुत ज्यादा समय से? इसका मतलब ये है कि तुम उस समय भी मुझ पे नजर रख रहे थे जब मैंने इस प्रिंटर को किक किया था। वो बोलता है हाँ इससे भी पहले से। हिल्डे बोलती है क्या तब से जब से मेरी मदर गुजर गई मतलब मर गई? लोगन बोलता है हाँ लगभग उसी समय से या तुम कह सकते हो उससे भी पहले से। और फिर इसके बाद हिल्डे बोलती है कि क्या ये बंदा स्टॉकर है क्या? फिर उसके बाद लोगन उसे लेडी ल्यूसिया के बारे में यानी उसकी मॉम के बारे में और स्टोरी बताने लग जाता है। वो बोलता है कि जब तुम्हारी मॉम वहाँ से एस्केप करी थी यानी भागी थी उसके 7 साल बाद हमारे एक आदमी ने उसकी लोकेशन निकाल ली थी। उसने लेडी ल्यूसिया को वापस लौट जाने के ऑर्डर दिए लेकिन उन्होंने उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। हिल्डे बोलती है कि क्या लेकिन आखिर क्यों? फिर उसके बाद वो बोलती है कि ऐसा जरूर मॉम ने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मॉम दोबारा उस एम्परर के प्रिंस के साथ शादी कर लें, लेकिन मॉम ने ऑलरेडी शादी कर ली थी तो इसलिए वो वापस नहीं आई होंगी। लोगन बोलता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेडी ल्यूसिया वापस इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वापस आने के बाद उनके हस्बैंड या फिर तुम्हारे साथ कोई वहाँ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करे। तो बस गाइस फिलहाल अपने इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे यही आशा है कि आप लोगों को ये स्टोरी में मजे आ रहे होंगे और वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा
आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं आई विल टेक द डची का एपिसोड नंबर 3। मुझे यही आशा है कि अगर आप लोग इस वाले एपिसोड को देख रहे हैं तो आप लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड्स देख लिए होंगे। नहीं देखे तो पहले एक बार उन एपिसोड्स को जरूर से देख लेना, नीचे वाले बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। हमारे लास्ट एपिसोड में लोगन और हिल्डे की कन्वर्सेशन चल रही होती है, हिल्डे की मॉम के बारे में। तो आज एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हिल्डे बोलती है कि अगर मैं उस समय अपनी मॉम के साथ अगर वापस आ भी जाती तो उस सोसाइटी में मेरे को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती। सारे के सारे लोग मुझ पर यही इल्जाम लगाते कि मैं डर्टी ब्लड कैरी करती हूँ, क्योंकि उसके जो फादर थे वो गार्डनर थे और अभी भी मैं एक पुअर हूँ और अभी भी मेरे को ऐसे नीची आंखों से ही देखा जाएगा। फिर उसके बाद जो लोगन होता है वो उसको बताता है कि उस समय पे जब तुम्हारी मॉम को वापस आने के ऑर्डर दिए गए तो मेरे को ये ऑर्डर दिए गए थे कि मैं तुम पे नजर रखूं। जो तुम्हारी मॉम थी उन्हें लंग्स कैंसर हो गया था और जब तक उनकी डिजीज के बारे में पता चला तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और फिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हिल्डे उससे बोलती है कि जब मेरी मॉम ने जान गंवाई तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी दया भी नहीं थी कि जो उनकी डॉटर ऑर्फेन डॉटर थी यानी कि मैं, तुम उसको थोड़ी सी मदद कर देते। और अगर तुम्हें मुझे सिर्फ ऐसे देखना ही था तो आखिर कल तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। लोगन उसे बताता है कि एक्चुअली बात ऐसी थी कि वो जो ग्रेस था जिसने मुझे ये सब करने के ऑर्डर दिए थे वो एटलीस्ट एक टाइम आपको देखना चाहता था, लेकिन वो मैं था जिसने उसको अपोज किया। हिल्डे गुस्से में उससे पूछती है कि क्या, लेकिन आखिर क्या रीजन रहा जो तुमने उससे मना कर दिया ये सब करने के लिए। लोगन उसे बताता है कि जो तुम्हारी मॉम थी मिस लूसिया वो हमेशा यही चाहती थी कि उन्हें नोबल की तरह रहना बहुत ज्यादा बुरा लगता था। वो चाहती थी कि इस ड्यूकल फैमिली से वो अपने सारे के सारे कनेक्शन काट दें और इवन उन्होंने इसके लिए मुझे एक लेटर भी लिखा था कि उनकी बेटी की आइडेंटिटी किसी को भी रिवील ना करें। मैंने हमेशा से यही कोशिश करी कि मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करूं, लेकिन कल जब तुम्हारी लाइफ डेंजर में थी तो मुझे मजबूरन आके ये ट्रुथ रिवील करना पड़ा। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि मैं ये चीज मानती हूँ कि मॉम के अपने खुद के बिलीव्स होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं भी वही बिलीव्स फॉलो करूं। लोगन उससे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम चाहती हो कि तुम ड्यूकल फैमिली में एंटर करो एक नोबल प्रिंसेस की तरह। हिल्डे बोलती है कि यस ऑब्वियसली, मैं हमेशा से ही एक नोबल बनना चाहती थी और अब जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है तो आखिर मैं इसको रिजेक्ट कैसे कर सकती हूँ। लोगन उससे बोलता है कि लेकिन तुम नोबल लाइफ को जैसा समझ रही हो, अगर नोबल लाइफ उससे अलग हुई तो तुम क्या करोगी। और वो ऐसा भी बोलता है कि तुम्हारी फैमिली के और फैमिली मेंबर्स और बाकी सारे नोबल्स वहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंस को पसंद नहीं करेंगे मिस हिल्डे। हिल्डे उससे बोलती है गुस्से में कि आखिर तुमने मुझसे एक बार भी पहले क्यों नहीं पूछा इस सब बारे में। मेरी खुद की चॉइस थी कि मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। लोगन उससे बोलता है कि लेकिन तुम वहाँ पे पूरी तरीके से बुली की जाती एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई भी तुम्हारी साइड नहीं है, वहाँ पे तुम्हारे लिए सिर्फ एक कबाड़ा होगा और साथ ही साथ वहाँ पे तुम्हारी लाइफ को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है बाकी के अदर्स फैमिली मेंबर्स की तरफ से। हिल्डे बोलती है हाँ मैं ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जो लोगन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी नहीं जानती हो, अगर तुम जानती होती तो तुम ये सब कुछ मेरे सामने नहीं कहती इतनी इजीली। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि आखिर ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, कि ये सच में हेट कर रहा है कि मैं ड्यूकल फैमिली में जाना चाहती हूँ या फिर इसको ऐसा लग रहा है कि मैं नोबल फैमिली में जाने के लायक ही नहीं हूँ। वो बोलती है कि यही एक बंदा है जिसको सब कुछ पता था और मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि अगर मैं बचपन से ही एक नोबल फैमिली में होती तो पिंटर ने मुझे जैसे ट्रीट किया मैं वैसे ट्रीट नहीं होती। प्रिंटर वो है वो किंग का बच्चा जिसकी इसने ली थी अच्छे से। फिर वो लोगन से बोलती है कि हे लोगन, अगर तुम एक नोबल फैमिली से रिलेशन नहीं रखते क्या उस दिन किंग तुम्हारी एक भी बात सुनता जब तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। अगर तुमने उस दिन उस ग्रेस का नाम नहीं लिया होता तो क्या वो किंग मुझे इतनी आसानी से जाने देता। बताओ मुझे सिर्फ चाहिए तो चाहिए अथॉरिटी जो कि एक नोबल फैमिली में ही मिल पाएगी और तुम मेरी इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो अथॉरिटी है। तुम नहीं समझ सकते कि ये अथॉरिटी पाना कितना ज्यादा अमेजिंग और एनवियस होता है, और वो भी किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा है, जिसको अथॉरिटी की बहुत ज्यादा भूख हो। हिल्डे बोलती है कि एक लड़की होने के बावजूद मैंने अकेले रहने का एक्सपीरियंस सहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खो दूंगी जहाँ पे मैं एक प्रिंसेस एक नोबल अथॉरिटी मिल सकती है मुझे। क्या तुम सच में लगता है, क्या मैं ऐसी पागल लगती हूँ तुम्हें। जो लोगन होता है वो थोड़ी देर के लिए एकदम मतलब शांत सा बैठ
जाता है और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि ये सब कुछ मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या क्या तुम्हें सच में पता है जो ग्रेस है उसका रियल रीजन तुमसे मिलने का ये है कि वो ये देखना चाहता है क्या तुम भी वो मैजिक पसेस करती हो जो कि तुम्हारी मॉम मिस लूसिया करती थी। हिल्डे उससे बोलती है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैंने वो मैजिक को इनहेरिट कर दिया जो कि मेरी मॉम के पास था तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नोबल फैमिली में। लोगन उससे बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात ये भी है कि इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर तुमने वो मैजिक को इनहेरिट नहीं किया तो वो लोग तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा घंटा भी नहीं बनाएंगे और तुम्हें दोबारा ऐसे ही किसी गरीब बस्ती में छोड़ देंगे। और अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या पता बाद में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी एबल ना हूँ। हिल्डे बोलती है उस ग्रेस के बारे में कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, उसके अंदर रियल में बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास माना पावर्स नहीं है, लेकिन मेरे को अपने होम टाउन वापिस जाना पड़ेगा माना पावर्स लेने के लिए। हिल्डे बोलती है कि एक बार मेरी मॉम ने मुझसे बचपन में कहा था कि हिल्डे हमें लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। हिल्डे बोलती है कि इसके बाद चाहे वो लोग मुझे मार भी दें तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरे को ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है। लोगन हिल्डे से बोलता है कि हिल्डे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जो उसका ग्रेस है उसको तुमसे घंटा भी लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर घंटा भी कुछ ध्यान नहीं देने वाला, उसको सिर्फ मतलब है तो तुम्हारी पावर से। जिस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलने वाली है, क्या तुम फिर भी चाहती हो कि तुम उस जगह पर जाओ और उस फैमिली का एक हिस्सा बनो। हिल्डे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनूं। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके बाद हमें हिल्डे की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है। हिल्डे बोल रही होती है कि एप्रिगियोस की टेरिटरी द हेब्रन टेरिटरी, यहाँ से एटलीस्ट 4 डेज लगते हैं हमें वहाँ जाने में। वो बताती है कि हम लोग यहाँ से वहाँ कैरियज में जा रहे हैं, यानी कि वो घोड़ा गाड़ी टाइप की, मतलब शाही एकदम। और वो बोलती है कि हमारी घोड़ा गाड़ी कहीं भी रुकेगी नहीं, दिन और रात भर चलती रहेगी। लोगन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, और इवन मैं तो और ज्यादा अच्छे से सो सकती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि मैं कोई ऐसी शाही जगह पे सोऊं। लेकिन मेरा सोना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है सिर्फ और सिर्फ लोगन की वजह से। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे लोगन के साथ सो नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मेल है और इसमें जो सोने की जगह है वो बहुत ज्यादा कम है। हम लोग साथ में सो सकते हैं, लेकिन बात तो ये है कि लोगन सो ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी बुक पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि जो हिल्डे है वो लोगन से बोलती है कि हे लोगन आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो। लोगन उससे बोलता है कि हे लेडी हिल्डे आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा आदत है ऐसे 4-5 दिन तक बिना सोए रहने की, मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हिल्डे उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है कि तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, बल्कि मुझे चिंता अपने बारे में है क्योंकि अगर तुम यहाँ पे नहीं सो रहे हो तो मैं खुद भी नहीं सो पा रही हूँ। वो बोलती है कि मुझे रात को अपने दांत दबाने की आदत है और साथ ही साथ मैं नींद में बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो आखिर मैं एक मेल के सामने रात को कैसे सो सकती हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि रात को जब हिल्डे सोई होती है तो वो बहुत तेज तेज के खर्राटे मार रही होती है जो कि हमारे लोगन के कानों तक भी पहुंच रहे होते हैं। अब उसके बाद लोगन जैसे ही हिल्डे की तरफ को देखता है उतने में हिल्डे की भी आंख खुल जाती है और वो लोगन से मतलब एकदम शर्माते हुए बोलती है कि क्या मैं खर्राटे ले रही थी। लोगन उससे बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी दिक्कत इससे नहीं हुई। वही जो हिल्डे होती है मतलब एकदम अजीब सी एक्शन देखे हुए बोलती है कि ओहो कितना अजीब सा आंसर था ये। वो बोलती है कि कम से कम उसे नो या यस में तो आंसर देना चाहिए था, और मैंने तो ये इमेजिन किया था कि मुझे इसके सामने नींद नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं आखिर कैसे सो गई। और अब बस इनके बीच में ये थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद जो हमारी हिल्डे होती है वो दोबारा सोने को चले जाती है। वो बोलती है कि वैसे तो मैं लोगों के सामने ऐसे नहीं सोती हूँ, लेकिन फिर भी लोगन एक एक्सेप्शन है। एंड बस ऐसे करके इनका ट्रेवल हो रहा होता है, लोगन अपनी बुक पढ़ने में व्यस्त होता है, वो बिल्कुल भी नहीं सोता है। एंड बस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस मुझे यही आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये होने वाला है आई विल टेक द डची का एपिसोड नंबर 4। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन वीडियोस को जरूर से देख लेना, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। नीचे वाले बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि जो लोगन और हिल्डे होते हैं वो दोनों डची के लिए निकल जाते हैं। सो आज एपिसोड की स्टार्ट
स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों डची के टाउन के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो हिल्डे होती है वो उस टाउन को देखकर मतलब थोड़ा सा शौक सी होती है, मतलब शौक भी नहीं, उसको कहेंगे नॉस्टैल्जिया टाइप का। वो पूरे टाउन को देखकर बोल रही होती है कि तो मेरे जो पुराने लोग थे वो सब यहाँ रहते थे इस जगह पे। ये सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। वैसे एक बात सोच रही हूँ मैं कि आखिर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय होंगे उन्हें कितना पैसा मिलता होगा। वो ऐसा इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि वो भी पहले जहाँ पे थी वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में ही काम करती थी, तो इसलिए मतलब थोड़ा समझ रहे हो, आदत से मजबूर। लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं एप्रिको ड्यूकल फैमिली की ओनली डॉटर हूँ, इस टाइप की हरकतें मेरे ऊपर सूट नहीं करती हैं। आखिर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी के लिए। फिर उसके बाद जो लोगन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा वहाँ मेन टाउन तक पहुँचने के लिए, अभी तो हमने सिर्फ एंटर करा है। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इतना ज्यादा नर्वस या एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैं एक नोबल हूँ तो मुझे अपनी एलिगेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। फिर उसके बाद लोगन उससे बोलता है कि अभी वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम है और मेरे ख्याल से अभी तुम्हें अपने बाल सेट कर लेने चाहिए क्योंकि तुम मतलब तुम्हारे बाल बहुत बेकार लग रहे हैं। वो मतलब एकदम अजीब सा ही रिएक्शन देती है हिल्डे, क्योंकि मतलब उसकी बुराई करी होती है उसने लोगन ने। हिल्डे लोगन को बताती है कि एक बार मेरी मॉम ने मेरे को बताया था कि जो एलिगेंस यानी कि शिष्टता होती है वो कहीं से निकलती नहीं है, वो हमारी अंदरूनी होती है। अगर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं शिष्टता का तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये तुम्हारा नेचुरल नहीं है। लोगन भी उसकी बात से सहमत होता है और फिर वो उठता है और हिल्डे के बगल में आके बैठता है और फिर उसके बाद वो अपनी जेब से मतलब कुछ निकाल रहा होता है। उसको देखकर हिल्डे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ, एक हैंडसम मैन बिना मेरी परमिशन के सीधे मेरे बगल में आके बैठ गया, ये मेरे दिल में जाके लगता है सीधे। और तभी हम देखते हैं कि जो लोगन होता है वो अपने पास से एक कंघी निकालता है और हिल्डे को देते हुए बोलता है कि हे लेडी हिल्डे, प्लीज इसको पकड़ो और अपने बालों को कॉम करो। हिल्डे उससे बोलती है कि मेरे बाल अभी बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे हैं तो मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो हमारा लोगन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा इम्प्रेसिंग लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोगन होता है वो खुद अपने हाथों से हिल्डे के हेयर्स को कॉम करने लग जाता है, जो देखकर मतलब हिल्डे को बहुत ज्यादा अच्छा सा फील होता है। और वो बोलती है कि मेरी मॉम के मर जाने के बाद किसी ने पहली बार मेरे हेयर को ऐसे कॉम किया है और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। हिल्डे लोगन से बोलती है कि हे लोगन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे तुम पहली बार किसी के हेयर कॉम कर रहे हो, तुम्हें आदत है क्या इस चीज की। जो लोगन होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मतलब मेरे को आदत सी है। जो सुनकर मतलब हिल्डे फिर से थोड़ा अजीब सा ही रिएक्शन देती है क्योंकि समझ रहे हो मतलब किसी और लड़की के वो हेयर कॉम करता है, ये सोच रही है हिल्डे। लोगन उससे बोलता है अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, तुम्हारे बाल बिगड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद लोगन उसे बताता है कि मैंने एक कुत्ता पाला है और मैं उसी के हेयर को कॉम करता हूँ, उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और मतलब मेरे को आदत सी हो गई है उसके बाल को कॉम करते करते। फिर मतलब हिल्डे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन से भी मिलती है कि चलो वो कोई लड़की तो नहीं थी, और मतलब उसको वो ऐसा भी बोलती है कि तुम मुझे एक डॉग से कंपेयर कर रहे हो। लोगन उससे बोलता है कि नहीं, मैंने बस सिंपली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया, ये देखो ये अपना चैट बॉय। हिल्डे बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे अभी रिलीव्ड होना चाहिए या फिर अफेंड होना चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो जो भी है। और फिर उसके बाद लोगन बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारे बाल बना दिए, और भाई मतलब बहुत अच्छी तरीके से कॉम किए होते हैं इसने उसके बाल। फिर उसके बाद हिल्डे लोगन से बोलती है कि तुम तो हर चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, क्या तुम्हारी कोई वीकनेस भी है या नहीं है, या फिर तुम हर चीज में मतलब इतने ही माहिर हो। लोगन उससे बोलता है कि शायद तो कोई नहीं है, अगर होगी भी तो मुझे पता नहीं है, खैर छोड़ो जो भी है। और फिर हिल्डे उससे बोलती है कि चलो तो आज से मेरा यही काम है कि मैं तुम्हारी वीकनेस ढूंढूंगी। फिर इसके बाद हिल्डे लोगन से पूछती है कि हे लोगन, क्या मैं अपनी मॉम के सिबलिंग से मिलने का एबल होंगी डची में, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि मेरी मॉम के 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर भी थी। लोगन उसे बोलता है कि हाँ हो सकता है वो तुम्हें पूरे टाउन हाउस में कहीं पे मिल जाए क्योंकि ये सोशल सीजन चल रहा है आजकल, और उसका जो ग्रेस है वो भी डची अब पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद हिल्डे लोगन से पूछती है कि क्या ड्यूक के अलावा किसी और फैमिली मेंबर को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। लोगन उसको हाँ में जवाब देता है। फिर लोगन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये शेम है। हिल्डे बोलती है हाँ मेरे को मतलब
यस भी नो भी, मतलब कुछ कह नहीं सकती मैं। लोगन उससे बोलता है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे नहीं मिलना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर तुम उनसे मिलोगी तो वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाले हैं। हिल्डे उससे बोलती है कि तुम आखिर इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे क्यों चले जाते हो, क्या पता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी ना हो, वो लोग मेरी क्यूटनेस की वजह से मेरे को पसंद करने लग जाएं। लोगन बोलता है हाँ चलो हम सोच सकते हैं, काश ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि एटलीस्ट ड्यूक मुझको वेलकम तो जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही बन चुकी है कि मुझे अपने मदर की मैजिकल पावर्स उसके सामने पेश करनी है। फिर लोगन उसे बताता है कि अब हम बहुत जल्दी डची पहुंचने वाले हैं। वो लोग राजमहल के मतलब बिल्कुल करीब आ गए होते हैं और हिल्डे खिड़की से बाहर को देखकर बोल रही होती है कि वाओ ये कितना ज्यादा प्रिटी है, तो यही है डची। अब लोगन उतर के मतलब उसको एकदम फॉर्मल वे में वहां से नीचे उतारता है। हिल्डे से बोलती है कि वाओ इतना रिस्पेक्ट से ट्रीट होना कितना ज्यादा अच्छा फील होता है ना। फिर लोगन उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारता है और उससे बोलता है कि तुम्हें एकदम अच्छे से एक्ट करना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा पेश नहीं होना चाहिए कि तुम कोई मतलब नीचे पीजेंट टाइप की थी पहले। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसके स्वागत के लिए वहां पे खड़े होते हैं और उससे बोलते हैं कि वेलकम, हम लोग आपके अराइवल का ही इंतजार कर रहे थे। हिल्डे बोलती है कि और लोग मेरे स्वागत के लिए अपना सर नीचे कर रहे हैं। वाओ कितना ज्यादा अच्छा फील होता है ना ये सब। और इसका मतलब तो ये भी है कि जो नोबल्स हैं वो हमेशा की इसी टाइप का फील करते हैं। वाओ कितनी अच्छी लाइफ है इन सब की। फिर जो लोगन होता है वो उनसे बोलता है कि हे क्या ग्रेस यहाँ पे आ चुका है। वो जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो उसको आंसर देते हैं कि हाँ वो अभी स्टडी में है। वो असिस्टेंट्स उन्हें ऐसा भी बताते हैं कि हमें ये बताया गया है कि हम तुम सबको स्मॉल वाले ड्राइंग रूम में ले जाएं आपके अराइवल के बाद। हिल्डे बोलती है कि क्या स्मॉल ड्राइंग रूम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लार्ज वाला ड्राइंग रूम भी है। और फिर उसको मतलब अपने मन ही मन में ऐसा फील होता है जैसे उसको यहाँ पे मतलब ऐसा फील कराया जा रहे हो जैसे वो इतने लायक की नहीं है कि उसको बड़ा वाला ड्राइंग रूम दिया जाए। वो बोलती है कि इवन मैं लार्ज वाला ड्राइंग रूम यूज नहीं कर सकती हूँ तो कम से कम मैं बाथटब तो यूज कर ही सकती हूँ। और उसकी ये बात सुनकर सभी लोग एकदम अजीब से ही रिएक्शन देते हैं कि मतलब क्या पागल टाइप की है भैया। और उसको रियलाइज होता है कि वो मतलब कुछ ज्यादा ही अजीब सी हरकत कर रही है और फिर वो बोलती है कि चलो जो भी है मेरे को सब चलेगा। फिर वो जो असिस्टेंट होता है वो उससे बोलता है कि मैम हम आपके लिए बाथटब की व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ आपको न्यू क्लोथ्स देते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी लोग अंदर को जाने लग जाते हैं, लेकिन अंदर को जाते जाते जो लोगन होता है वो हिल्डे को पकड़ता है और उससे बोलता है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा लगे कि ये जो सर्वेंट्स हैं ये तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या मतलब तुम्हारे साथ थोड़ा दुर्व्यवहार टाइप का कर रहे हैं तो तुम सीधे मुझे बता देना। हिल्डे उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन जो लोगन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना ये जो लोग हैं ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, तो हमें इनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जो हिल्डे होती है वो उससे बोलती है कि हाँ हाँ मुझे ये सब कुछ पता है और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाते जाते लोगन उससे ऐसा भी बोलता है कि यहाँ बिल्कुल वायलेंस मत करना, जो तुमने किंग के बेटे के साथ किया था वो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हिल्डे होती है वो अपने रूम में आ गई होती है और मतलब वो नहाने की प्लानिंग में ही होती है एकदम। उसके सामने एकदम बड़ा वाला बाथटब होता है जो देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि वाओ यहाँ कितना ज्यादा बड़ा बाथटब है, साथ ही साथ यहाँ से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि मुझे यही आशा है कि ये जो पानी है ये बहुत ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि लोगन ने मुझे ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि ये लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो मे भी मुझे ठंडे पानी में नहाना पड़े। लेकिन जैसे वो पानी में हाथ डालती है तो वो देखती है कि पानी एकदम गर्म होता है, मस्त मस्त नहाने लायक। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े वपड़े उतार के एक बॉक्स में रख देती है, मतलब वहां पे रहता है कुछ रखने वाला उसमें रख देती है और फिर बाथटब में कदम रख देती है। वो बोलती है कि वाओ तो ये होती है नोबल लाइफ, बीइंग अ नोबल इज द बेस्ट, मतलब नोबल होना बहुत ज्यादा बढ़िया है। आई विल बिकम अ नोबल नो मैटर व्हाट, मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा इच्छा है इसके अंदर नोबल बनने की, लेकिन इसको पता नहीं है अभी इसके साथ क्या होने वाला है आगे। और अगर आपको जानना है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाय द वे थोड़ा बता देता हूँ आगे क्या होने वाला है। आगे इसके साथ होने वाली है बहुत तगड़ी वाली राजनीति। सो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये होने वाला है आई विल टेक द डची फ्रॉम टुडे का एपिसोड नंबर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन्हें जरूर देख लेना, फिर आप इस वाली वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। नीचे वाले बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि जो हिल्डे होती है वो बाथटब में होती है, मतलब मस्त तरीके से नहा रही होती है वो,
लेकिन उतने में ही वहाँ पे एक मेड अंदर आ जाती है और वो हिल्डे से बोलती है कि माफ कीजिएगा, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकूं? जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से निकलो चलो, मतलब निकलो चलो नहीं बोलती है, वो मन ही मन में बोलती है कि मतलब बिना पूछे अंदर आ गई। फिर उसके बाद वो मेड उससे बोलती है कि ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहाँ से अगले डोर में खड़ी हूँ, मेरे को बस एक आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हिल्डे बोलती है हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जब वो मेड वहां से चले जाती है तो हिल्डे देखती है कि वहां पे एक और दरवाजा है और वो बोलती है कि आखिर ये मेड कौन से वाले दरवाजे से आई। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे जल्दी से नहा के बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कोई भी मुंह उठा के अंदर चले आ रहा है। और फिर उसके बाद वो नहा के जैसे ही उठती है और अपने बाहर जाके कपड़े देखती है तो वो देखती है कि उस बॉक्स में उसके कपड़े नहीं होते हैं। हिल्डे बोलती है कि आखिर मेरे कपड़े कहाँ गए, और तभी वो देखती है कि वहां पे उसके लिए एक और नए जोड़े कपड़े रखे होते हैं और वो बोलती है कि क्या मैं इन कपड़ों को पहनूं, क्या ये मेरे लिए रखे हैं? फिर हिल्डे बोलती है कि कम से कम इन्होंने मेरे को बता तो देना चाहिए था कि हम तुम्हारे कपड़े ले जा रहे हैं और तुम ये दूसरे वाले कपड़े पहन लेना। अब उसके बाद हिल्डे जैसे ही उन कपड़ों को पहनती है तो वो क्या देखती है, ये जो कपड़े होते हैं ये इसके मतलब बड़े हो रहे होते हैं। वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, आखिर मैं इन कपड़ों को कैसे पहनूं, ये तो पहनते ही बह जाएंगे, मुझे क्या इनको पकड़े रहना पड़ेगा? उतने में वो मेड को आवाज लगा देती है कि हे मेड जल्दी इधर आओ। वो मेड अंदर आती है और बोलती है कि कहिए क्या बात है। हिल्डे बोलती है कि ये जो क्लोथ्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो आखिर जो मेरे कपड़े थे वो कहाँ हैं, मैं उन्हीं को पहन लेती हूँ। वो मेड बोलती है कि सॉरी लेकिन हमने तो आपके क्लोथ सारे के सारे लॉन्ड्री में भेज दिए। हिल्डे बोलती है कि क्या, चलो कम से कम मेरे बैग में जो कपड़े थे वो ही ले आओ, मैं उन्हीं को पहन लूंगी। लेकिन वो मेड बोलती है कि हमने आपके बैग के भी सारे कपड़े लॉन्ड्री में भेज दिए वॉश करवाने के लिए। हिल्डे एकदम गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर तुमने ये सब करने से पहले मुझको बताया क्यों नहीं? फिर वो उससे बोलती है कि क्या इस टाउन में कोई और कपड़े है ही नहीं, कोई भी कपड़े ले आओ मेरे लिए। जो मेड होती है वो उससे बोलती है कि जो क्लोथ्स अवेलेबल है वो सारे के सारे इसी साइज में है, इसके अलावा और कोई भी क्लोथ्स नहीं है, होंगे तो सिर्फ मेड वाली यूनिफॉर्म होंगी, क्या मैं आपके लिए वो कपड़े ले आऊं? ये सुनते ही हिल्डे मतलब थोड़ी सी शौक सी हो जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे उसके लिए राजनीति शुरू हो चुकी है। वो बोलती है कि इतने ज्यादा स्ट्रेंजली कैसे हो सकता है, मतलब सारे के सारे कपड़े खत्म हो गए टाउन में और सिर्फ एक ही साइज के कपड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनका ग्रेस है उसी ने ऑर्डर दिए होंगे कि मेरे को कोई भी अच्छे कपड़े नहीं देना और पूरे रेजिडेंस में कोई भी ड्रेस मत रखना जो कि मेरे को फिट आ जाए या फिर मेरे पे अच्छी लगे, और इसे देना तो सिर्फ मेड के कपड़े। मतलब समझ रहे हो भाई ग्रेस ने क्या ही दिमाग चलाया है। वो बोलती है कि तुम्हें माफ कर दूं, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो मेड उसको बोलती है कि जितने भी कपड़े हैं वो सारे के सारे टाउन हाउस में भिजवा दिए गए हैं क्योंकि आजकल हमारे टाउन में सोशल सीजन चल रहा है। फिर हिल्डे उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है? वो जो मेड होती है वो उसको आंसर देती है कि मेरा नाम डोरोटी है। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि ओके डोरोटी, एक बात बताओ, मैंने आज तक कभी भी इतने स्ट्रेंज चीज नहीं देखी है और मैं पहली बार ही इस टाइप के किसी टेस्ट को देख रही हूँ। मुझे पता है कि उन लोगों ने तुम सबको यही ऑर्डर दिया है कि मुझ जैसी एक गरीब लड़की राजमहल में नोबलों की तरह नहीं रह सकती है, ना ही उसे इतने अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। मैं सब समझ रही हूँ, ये सब एक प्लान है। फिर वो उससे बोलती है कि मैं कैसे ना कैसे करके कपड़े तो पहनूंगी, वो भी अच्छे वाले। अब जैसा मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? अब उसके बाद हमें अगले सीन में स्ट्रॉस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्ट्रॉस एक मतलब हॉल जैसी जगह पे बैठा होता है और वो ही अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी दरवाजे से हिल्डे आती है और वो उससे बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा ही वेट करा दिया? स्ट्रॉस बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो जैसे ही हिल्डे की तरफ खुद देखता है वो एकदम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो क्या देखता है, वहां पे हिल्डे आती है लेकिन हिल्डे ने कपड़े पहने होते हैं जेंट्स। उसको देखकर लोगन स्ट्रॉस उससे बोलता है कि आखिर ये किस तरह की हरकत है? हिल्डे बोलती है मुझे नहीं पता, और वैसे भी आखिर तुमने मेड्स को क्यों मना नहीं किया कि उसने मेरे सारे के सारे कपड़े लॉन्ड्री रूम में भिजवा दिए? लोगन उससे बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास कोई भी कपड़े नहीं है इसलिए तुमने इन कपड़ों को पहना है। फिर लोगन उससे बोलता है कि अच्छा चलो थोड़ी देर वेट करो, मैं इस सिटी से कुछ लोगों को भेजता हूँ यहाँ पे जो कि तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट कपड़े बना दें। हिल्डे उससे बोलती है कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, और वैसे भी सूरज डूबने वाला है, क्या तुम्हें लगेगा अभी यहाँ पे कुछ काम वाम होता होगा? फिर हिल्डे उससे बोलती है कि वैसे भी मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो डिसाइड नहीं कर सकता कि जो ग्रेस है वो मुझे इस पैलेस से किक करेगा
पड़ेगा या नहीं। लोगन उससे बोलता है कि मैं उनकी इस हरकत पे उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकता क्योंकि वो सारे के सारे एम्प्लॉय हैं डची के और उनका जो मालिक उनसे कहता है उन्हें ऐसा ही करना पड़ता है, तो उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हिल्डे भी बोलती है कि हाँ मैं ये सब जानती हूँ और वैसे भी तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपने मैटर की चिंता कर लूंगी। लोगन बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ खुद देख लोगी, लेकिन आखिर तुमने क्या प्लान किया है ये सब का। हिल्डे बोलती है वैसे तो अभी मैंने कुछ प्लान किया नहीं है, लेकिन मैं सोचूंगी इस बारे में। और फिर वो लोगन से बोलती है कि चलो वो ग्रेस हमारा वेट कर रहा होगा। लोगन हिल्डे के पास आता है और मतलब उसके थोड़े कपड़े सही करते हुए उससे बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि ऐसी स्टेट में जाना वहां पे सही होगा या नहीं होगा, और मुझे यह भी चिंता है कि जो ग्रेस है वो कहीं ये सब कुछ देखकर गुस्सा ना हो जाए। जो हिल्डे होती है वो उससे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, हमें मारेगा। फिर हिल्डे बोलती है कि चलो बहुत बातें हो गई, अब सिर्फ इतना प्रे करना है कि मैं उस इमेंस अमाउंट ऑफ माना को इनहेरिट कर लूं जो कि मेरी मदर के पास था। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा ग्रेस जिसके सामने वो दोनों आ चुके होते हैं। ग्रेस बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो लूसी की बेटी। जो हिल्डे होती है वो उससे बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं आपसे मिल पाई, मेरा नाम है हिल्डे रुड। ग्रेस उसको देखकर बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या पहना है, मैंने तो ऐसा ऑर्डर किया था कि तुम्हें सबसे बेस्ट वाले कपड़े पहनाए जाएं। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि एक्चुअली जो ड्रेस आपके एम्प्लॉयज की तरफ से मुझे मिली थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी मेरे लिए और मैं उसको पहन के ऐसे नहीं आ सकती थी। ग्रेस बोलता है कि वो जो भी है लेकिन एक तुम्हारी तरह फुल्ली ग्रोन वुमेन इस टाइप के कपड़े पहनती है मैन वाले, क्या तुम्हें एम्ब्रेस फील नहीं हो रहा है। हिल्डे बोलती है कि मैं और आखिर कर भी क्या सकती थी, आपके टाउन में एक भी सिंगल ड्रेस नहीं है जो कि मेरे को फिट आ जाए। फिर वो एकदम गुस्से में मतलब अपने मन ही मन में बोलता है कि तो अच्छा एक सर्वेंट ने इसकी हेल्प करी मेल क्लोथ देने में। और फिर वो हिल्डे से बोलता है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे ये कपड़े पहन भी लिए। हिल्डे बोलती है कि कम से कम मेड वाले कपड़े पहनने से तो अच्छा ही है कि मैं कोई मेल ड्रेस पहन लूं, कम से कम थोड़ी नोबल तो लग रही हूँ। फिर उसके बाद लोगन बोलता है कि हे ग्रेस ये सब मेरी मिस्टेक है, मुझे पहले ही सब कुछ देख लेना चाहिए था कि क्लोथ सही है या नहीं है, सारे के सारे अरेंजमेंट। फिर उसके बाद जो ग्रेस होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि ये लड़की ये बिल्कुल अपनी मदर की तरह है। फिर उसके बाद ग्रेस उससे बोलता है कि तुम्हारा मैजिकल टैलेंट भी बिल्कुल तुम्हारी मदर की तरह होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेस उससे बोलता है कि चलो फिर यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद वो सारे बैठे होते हैं और उनकी मतलब कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। ग्रेस उससे बोलता है कि तुमने ये सब कुछ तो सुना ही होगा लोगन से कि तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल थी। हिल्डे बोलती है कि हाँ ये सब तो मैंने सुना है लेकिन मैंने आज तक उन्हें कभी मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा था। ग्रेस उससे बोलता है कि कोई भी नोबल हमेशा से बॉर्न नहीं होता पावरफुल माना के साथ, और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा मेलबर्न एम्पायर है वो भी मैजिक से बना हुआ है, और जो पावरफुल माना पजेस करता है वो प्रूफ होता है कि वो नोबल लाइनेज का है। वो उसको थोड़ा बहुत और नोबल फैमिली और माना मैजिकल पावर्स वगैरह के बारे में थोड़ा और समझाता है, और फिर उससे बोलता है कि अब अगर तुम एबल हो ये प्रूफ करने के लिए कि तुम नोबल लाइनेज की हो तो तभी हम तुम्हें एप्रिगियो हाउस होल्ड के फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट करेंगे और तुम यहाँ रह सकती हो एक नोबल की तरह। हिल्डे बोलती है कि आखिर मैं ये सब कुछ कैसे प्रूफ कर सकती हूँ, क्या मुझे यहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह दिखाना पड़ेगा या मतलब लर्न करना पड़ेगा। ग्रेस बोलता है कि नहीं यहाँ पे इससे भी ज्यादा इजियर मेथड है, वो देखो सामने, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मतलब फॉर्मेशन टाइप का बना होता है। फिर उसके बाद ग्रेस उससे बोलता है कि क्या तुम उन लेटर्स को पढ़ सकती हो। हिल्डे बोलती है कि क्या मैं फेल हो जाऊंगी अगर मैं उनको नहीं पढ़ पा रही हूँ तो। ग्रेस बोलता है कि इनको रून्स कहा जाता है और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैजिक में यूज होते हैं, और ये जो लेटर्स हैं ये रिलेटेड हैं चैंट से, लाइट मैजिक से, और मतलब तुम इन्हें प्रोनाउंस कर सकती हो कुछ तरीके से, और अगर तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स हुई तभी तुम इन्हें प्रोनाउंस कर पाओगी। फिर उसके बाद हिल्डे बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, और फिर वो उन लेटर्स को प्रोनाउंस कर देती है, जो देखकर ग्रेस और लोगन दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, और बस यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये होने वाला है आई विल टेक द डची फ्रॉम टुडे का एपिसोड नंबर 6। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन वीडियोस को जरूर से देख लेना, नीचे वाले बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। पहले एक बार उन वीडियोस को देख लेना, उसके बाद आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि जो हिल्डे होती है उसने वो मैजिकल वर्ड्स पढ़ लिए
लिए होते हैं, जो देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिल्डे लोगन से पूछती है कि आखिर तुम लोग इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो। लोगन उसे बताता है कि अच्छा तो तुम ये वर्ड्स पढ़ सकती हो। हिल्डे बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ? मैं इतनी भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हूँ। फिर उसके बाद जो लोगन होता है वो उसको बताता है कि जिन लोगों के पास माना नहीं होता है वो इन वर्ड्स यानी र्यून्स को नहीं पढ़ सकते हैं, और इवन वो लोग उन्हें सुन भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी जो आवाज आती है वो अलग सी आती है क्योंकि ये मैजिकल वर्ड्स हैं। हिल्डे बोलती है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर माना है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैंने तो पहली बार में इसे प्रूव कर दिया, मैं खाली इतनी ज्यादा नर्वस हो रही थी दिन भर। फिर उसके बाद जो ग्रेस होता है वो उसको बताता है कि ये इतनी भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो, क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा भी माना होता है वो इन वर्ड्स को पढ़ सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी प्रॉपर मैजिक यूज कर सकती हो। हिल्डे बोलती है कि क्या, आखिर इसका क्या मतलब है। जो ग्रेस होता है वो उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतना सफिशिएंट माना नहीं है कि तुम खुद को एप्रिगियो फैमिली का पार्ट कह सकती हो, तुम अभी भी एक नोबल फैमिली के अंदर शामिल होने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही हो। हिल्डे उससे बोलती है कि तो आखिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जो ग्रेस होता है वो उससे बोलता है कि हिल्डे रुथ तुम्हें एक रात बितानी पड़ेगी नाइट मेंशन में। हिल्डे बोलती है और इसके साथ और क्या करना पड़ेगा। ग्रेस बोलता है बस इतना ही। हिल्डे बोलती है कि क्या, मुझे सिर्फ एक नाइट बितानी है एक दूसरे मेंशन में, और वो मतलब अंदर ही अंदर से हंस रही होती है, मानो उसे पहले से ही पता होगा कि उसको ये सब करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो मेंशन। उस मेंशन के बाहर हिल्डे और उसके साथ हमारा लोगन खड़ा होता है। हिल्डे बोलती है कि ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा हॉन्टेड लग रही है। लोगन बोलता है लग क्या रही है, ये सच में ही हॉन्टेड है। हिल्डे बोलती है क्या, और उसकी मतलब थोड़ी फट जैसी रही होती है, और फिर वो उससे बोलती है कि सीरियस हो थोड़ा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस पूरी रात को यहाँ पे हाउस में बिताना पड़ेगा। लोगन उससे बोलता है कि हाँ वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ पे पूरी रात बितानी पड़ेगी एविल स्पिरिट्स और घोस्ट के साथ। हिल्डे बोलती है कि क्या, आखिर तुमने ये सब कब बताया मुझे कि मुझे एविल्स और घोस्ट के साथ नाइट बितानी पड़ेगी। और हमें फिर पता चलता है थोड़ा फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक रात पहले लोगन ने हिल्डे को ये सब कुछ बता दिया था। हमें दिखाया जाता है एक रात पहले का सीन, जहाँ पे जो लोगन होता है उसने हिल्डे को अपने रूम में बुलाया होता है। अब उसके बाद जो लोगन होता है वो हिल्डे को अपने रूम में ले जाकर उसको बताता है कि जो नाइट मेंशन होता है वो एक ऐसा मेंशन होता है जो कि पहले के टाइम पर नोबल्स द्वारा यूज किया जाता था उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनीज के लिए, और ये जो लोकेशन होती है इसकी वो होती है हमारी हेब्रोन में। हिल्डे उससे पूछती है कि आखिर ये कमिंग ऑफ एज सेरेमनी क्या होती है, क्या वहाँ रात बिताने को कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कहते हैं। जो लोगन होता है वो उससे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर लोगन उसको बताता है कि ये जो नाइट मेंशन है यहाँ पे माना बॉर्न होते हैं, और माना बॉर्न ऐसे लोग होते हैं मतलब जो स्पिरिट्स वगैरह होती है जिनके पास, अगर आम भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्पिरिट होती है जो कि माना की वजह से बॉर्न हुई होती है, और जो बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं वो अपने मैजिक की वजह से इनको हार्नेस कर पाते हैं। हिल्डे से बोलती है कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आखिर इस सब के बीच में क्या कनेक्शन हुआ, ये कमिंग ऑफ सेरेमनी ये फलाना डिमकाना। लोगन उसे बताता है कि पावरफुल मैजिकल पावर्स इंडिकेट करती है नोबल ब्लड को, और अगर तुमने उतने अच्छे से माना बॉर्न को फेस कर लिया इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा मैजिक पावर्स हैं। सो इसलिए अगर तुमने नाइट मेंशन में एकदम अच्छे से रात बिता ली और तुम बिना कोई मतलब वहां से हार्म के वापस आ गई तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर पावरफुल मैजिक है, मतलब एक तुम पावरफुल मेज हो। हिल्डे उससे पूछती है कि और अगर क्या हुआ कोई अगर पावरफुल मेज नहीं होगा तो। लोगन उसको बताता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स वीक मैजिकल पावर्स के साथ जाते हैं वो वहां पजेस हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट के चलते वो लोग या तो मर जाते हैं या तो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं, और या तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। हिल्डे उससे बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ये हुआ अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उस नाइट मेंशन के शिकार बन चुके होंगे। लोगन उससे बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हिल्डे को ये सुनकर मतलब थोड़ा रिलीफ सा होता है और वो बोलती है कि अच्छा तब तो सही है, ये मतलब उतना ज्यादा भी डेंजरस नहीं है। लोगन बोलता है उससे कि नहीं जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, आजकल के समय पे बहुत पावरफुल मैजिकल पावर्स वाले लोग नहीं होते हैं, और इसलिए उस नाइट मेंशन में जाने में उनकी या तो बहुत ज्यादा फटती है या फिर उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है। जो सुनकर हिल्डे की मतलब फट जाती है थोड़ी बहुत। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जो ड्यूक है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को इतनी खतरनाक प्लेस पर भेज रहा है। लोगन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो तुम विड्रॉ कर सकती हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। हिल्डे बोलती है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं फिर भी एक नोबल बनने की अपॉर्चुनिटी लूज कर दूंगी, इससे बड़ी
बढ़िया है कि मैं पूरा अपना ट्राई मारूं। फिर उसके बाद लोगन उससे बोलता है कि बाय द वे मैंने ऐसा सुना कि जो लेडी ल्यूसा है वो भी इस मेंशन में एक वीक से ज्यादा स्टे कर गई थी। हिल्डे बोलती है कि क्या, इसका मतलब वो बिल्कुल भी वीक नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मुझे खुद को बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि ड्यूक ने मुझे सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल नाइट के लिए ही स्टे करने के लिए कहा है। लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मुझे एक भी सिंगल मैजिक स्पेल करना नहीं आता है। जो लोगन होता है वो उससे बोलता है कि अगर अगर तुम्हारे पास इनफ माना होगा तो तुम प्रोबेबली लर्न कर सकती हो एकदम बेसिक स्पेल्स को तो बहुत जल्दी। वो उसको बताता है कि हर पर्सन की अपनी अलग डिफरेंट एफिशिएंसी होती है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को लेकर, और मैं जो स्पेशलाइज हूँ वो हूँ साउंड मैजिक पे। और फिर उसके बाद वो उसको कुछ साउंड मैजिक करके दिखाता है और हिल्डे बोलती है कि क्या साउंड मैजिक है। हिल्डे रियलाइज करती है कि उसकी वॉइस मतलब एकदम अलग सी आ चुकी है या फिर आ ही नहीं रही होती है, और ये मैजिक होता है हमारे लोगन का। फिर हिल्डे को रियलाइज होता है कि ये मैजिक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सच में बहुत ज्यादा फ्लैशी और एक्सप्लोसिव हैं। हिल्डे उससे बोलती है कि आखिर तुमने अपना खुद का मैजिक स्पेशलाइजेशन कैसे डिस्कवर किया। जो लोगन उसको बताता है कि वैसे कुछ खास तो नहीं, बस कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क किया। हिल्डे उसको मतलब थोड़ा टॉन्ट करते हुए बोलती है कि ओ तुम्हारे रिप्लाई ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है ना। फिर हिल्डे बोलती है कि अच्छा तो अब मैं इन सब के बारे में थोड़ी समझ सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मॉम का स्पेशलाइजेशन किस चीज में था। लोगन बताता है कि लेडी ल्यूसिया, मुझे लगता है कि उनका जो मतलब स्पेशलाइजेशन था वो था वाटर मैजिक में, क्योंकि वो वाटर एट्रीब्यूट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करती थी, और आइस स्पेल्स में वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी, मतलब बहुत अच्छी एबिलिटी थी वो उनकी। हिल्डे बोलती है कि अच्छा तो क्या ये एट्रीब्यूट मेरे ऊपर भी सूट कर सकता है। लोगन उसे बताता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं। इसका मतलब जो हमारे तुम्हारी मॉम के पास था वो तुम्हारे पास हो ये जरूरी नहीं है। ये इन्फ्लुएंस होते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और डिपोजिशन से। हिल्डे बोलती है कि अपनी मॉम के बारे में सोचकर मेरे लिए समझना बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है। एक बार मेरी मॉम ने मेरे को बताया था कि जो जेंटल और सॉफ्ट अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसको स्टील या एरोड से भी नहीं काट सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोगन से बोलती है कि आखिर सबसे इजीएस्ट वाटर स्पेल क्या होता है। लोगन उससे बोलता है कि मैं लेडी ल्यूसिया की तरह एकदम परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और फिर वो उसको एक वाटर स्पेल करके दिखाता है। अपने चाय के कप से वो चाय को टेबल पर गिराता है और वो चाय वहीं पे जम जाती है, जो देखकर जो हमारी हिल्डे होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लोगन से बोलती है कि प्लीज प्लीज मुझे ये वाला स्पेल सिखा दो। जो लोगन होता है वो बोलता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम मैजिक के फ्लो को सेंस कर पाओगी और उसको एकदम अरेंज कर पाओगी करेक्टली। हिल्डे बोलती है कि और ये मैं कैसे करूंगी। लोगन बोलता है कि बस तुम्हें हार्ड वर्क चाहिए होगा। जो सुनकर हिल्डे फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। लोगन उससे बोलता है कि जब तक तुम ट्राई करती नहीं रहोगी तब तक तुम इसमें प्रोफिशिएंट नहीं बन पाओगी, और ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो तुम जल्दी से सीख जाओगी, ये नेचुरली आएगी प्रैक्टिस से। जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि चलो फिर मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ, और फिर वो वही वाले वाटर स्पेल ट्राई करने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पाता है। वो एकदम निराश होकर लोगन से बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है मेरे अंदर माना है, मेरे को तो ये सब कुछ नहीं लगता है, क्या मैं कभी भी मैजिक सीख पाऊंगी। जो लोगन होता है वो हिल्डे से बोलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे ऊपर फायर एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा सूट करेगा। हिल्डे बोलती है कि अब तुमने मेरे अंदर ऐसी किस टाइप की पर्सनालिटी देख ली। और फिर उसके बाद जो हिल्डे होती है वो बोलती है कि चलो फिर कुछ फायर स्पेल्स को भी ट्राई कर लिया जाए, और वो कैंडल्स के ऊपर फायर स्पेल को ट्राई कर रही होती है जिससे कैंडल्स में आग जल जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा होता है। हिल्डे बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना बहुत हुआ, अब मैं और ट्राई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अचानक से ही हिल्डे को कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग आने लग जाती है और वो महसूस करती है कि उसका जो ब्लड है वो अचानक से बॉईल कर रहा होता है। जो लोगन होता है वो भी जल्दी से उठ के उसके पास आता है और उससे बोलता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम ओके हो। और वो देखते हैं कि उनके आसपास एक बहुत अजीब सा फॉर्मेशन बनने लग जाता है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। एंड बस यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे यही आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।